हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आपके लिए करने आए हैं सेट 2, जो आपकी प्रैक्टिस सेट चल रही है ना, उसका आज के दूसरा दिन होने वाला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। जितने भी दिए गए हैं ना क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। बस आपको प्रैक्टिस करना है। यदि आपने जितने भी क्वेश्चन यदि प्रैक्टिस कर लिए ना, तो आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्प होने वाली है, क्योंकि इससे रिलेटेड ही आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाला है। समझ गए बात को? चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। यदि आप कुछ बच्चे क्या करेंगे, स्किप करके वीडियो को भाग जाएंगे। वो लोग जब भाग जाएंगे ना, तो उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। हम जान रहे हैं यदि आप यहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हो तो और दूसरी जगह से प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। समझ गया ना? चलिए करते हैं। जैसा कि आपको दिया गया है पहला क्वेश्चन, आपको जितने भी क्वेश्चन हैं हम 20 MCQ बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करना बता देंगे। सेक थीटा आपको दिया गया है 2, तो जितना भी शॉर्ट तरीके से आप कर सकते हैं उतने शॉर्ट तरीके से आप MCQ कर लीजिए। सेक थीटा बराबर आपको दिया गया है 2, तुरंत आपको याद करना है कि 2 हमारा कहाँ पर होता है। तो 2 हमारा होता है, बताइएगा, कॉस 60 डिग्री में होता है हमारा 2, होता है कि ना, या तो साइन 30 में होता है ना, कॉस 60 में। तो बस आपको यहाँ दिमाग लगा जाना है कि सेक हमारा कॉस का उल्टा होता है, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हमारा किस में हो जाता है, सेक 60 डिग्री में हो जाएगा, ठीक है ना। 2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए कॉस 60 का मान कितना होता है, 2 होता है। तो बस सेक से काट देना, तो थीटा बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। बताइए 2 हमारा किसके बराबर होता है, सेक 60 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना। और कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो आपको 2 से दिमाग लगा के चले जाना है, ठीक है। उसी बात देखिए दूसरे क्वेश्चन आ जाते हैं। आंसर नंबर कौन सा ही हो जाएगा आपका, सी। यदि केवल समीकरण 3x² - 12x + m है के मूल बराबर हैं, तो m का मान बताइए। जब मूल आपके बराबर हो तुरंत आपको दिमाग लगाना है कौन से चैप्टर में जाना है, चैप्टर आपका 4 है, ठीक है ना, द्विघात समीकरण। जब आपके मूल बराबर होते हैं तो विविक्तीकरण निकालते हो, तो विविक्तीकरण क्या होता है आपका, d बराबर होता है b² - 4ac। देखिए हम शॉर्ट तरीके से आपको बताएंगे, इसमें आपको डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। तो देखिए b का मान क्या हो जाएगा, जो आपका यहाँ पर लिखा होता है b का मान होता है, तो हम यहाँ क्या रख देंगे, -12 का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस लगाएंगे, 4 लिखा तो 4 लिख देंगे, फिर ए हमारा क्या हो जाएगा, उसको सबसे आगे लिख रहा था a² + bx + c होता है ना आपका फार्मूला, उसी से कंपेयर करा लेना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका a, ये हो जाएगा आपका 3, और c क्या हो जाएगा, जो आपका लास्ट में लिखा रहता है, तो यहाँ रख देंगे हम c रख देंगे। समझ गए ना बात को? अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो -12 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ से 144 - 4 3 12 m हो जाएगा। और जब आपका विविक्तीकरण क्या हो, मूल बराबर हो, तो उसके बराबर में क्या आता है, यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, जिसके बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए तो 144, 12m को उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 12m इधर आ जाएगा प्लस में। अब देखिए 12 का नंबर 12, 12 से इसको काट दीजिए, 12 का नंबर 12, 12 दूनी 24, तो m बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 12। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, यहाँ पर आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बताइए, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको किस प्रकार कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। देखिए क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, इसकी सारी भुजाएं हमारी बराबर हों। तो मान के चलते हैं इसमें सारी भुजाएं हमारी बराबर हैं, ये भी 2a है, ये भी 2a है, और ये भी 2a है, सभी 2a हैं। कह रहा शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब क्या होते हैं, ये होते हैं शीर्ष लंब, ये होता है शीर्ष लंब, और ये होते हैं शीर्ष लंब। ये आपके शीर्ष लंब हो गए। तो किसी एक को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ से फिर से बना लेंगे इसको। अब देखिए ये आपकी 2a है, ये भी 2a है। अब जब हमारी देखिए पूरी 2a है, तो हम नीचे वाले सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए हमारी पूरी क्या है, ये भी 2a है। तो हमारी ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की 2a है, तो ये कितनी हो जाएगी, a, ये भी हो जाएगी a, क्योंकि हम देखिए शीर्ष लंब हमारा बीचों बीच से काटता है ना। अब देखिए इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए c, इसको मान लीजिए d। तो किसी एक त्रिभुज को सॉल्व कर लीजिए, तो आपको लंबाई किसकी बताना है, मान के चलिए BD की लंबाई बताना है। तो BD हमारा क्या है, शीर्ष लंब है, तो इसके बराबर हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। BD की लंबाई किस प्रकार बना सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कि AD² बराबर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से AB² प्लस में BD का स्क्वायर। इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। तो AD हमारा कितना है, 2a का कर दीजिए होल स्क्वायर, इक्वल टू में AB कितना दिया गया है, AB दिया गया है a, तो a का कर दीजिए होल स्क्वायर, प्लस BD उसी प्रकार रहने दीजिए। इसका करेंगे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 4a² इक्वल टू में a का स्क्वायर करोगे a² हो जाएगा, और प्लस में BD का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर लेकर आओगे 4a² तो माइनस में a² हो जाएगा। इधर क्या बचा, केवल आपका BD का स्क्वायर बचा। तो 4 में से 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 3a² बराबर हो जाएगा BD का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या ला जाएंगे, रूट, तो इधर कितना आ जाएगा आपका 3a², इधर कितना आ जाएगा आपका BD आ जाएगा। अब देखिए a² तो हमारा, देखिए जब रूट के अंदर स्क्वायर हो तो हमारा एक बाहर आ जाएगा, तो a तो हमारा बाहर आ जाएगा, बचा क्या आपका, केवल √3 बचा।
इधर कितना आ जाएगा आपका BD आ जाएगा। तो BD का मान यहाँ से कितना निकलेगा A√3। देखिए किससे मैच कर रहा है, देखिए आंसर नंबर C से आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब आ जाइए 4 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 1 से 10 तक की घनात्मक सम संख्याओं की, कह रहा है 1 से 10 की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। बताइए सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। यही बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, जब आपको समांतर माध्य के लिए फार्मूला पूछा जाए तो क्या लिखोगे, समांतर माध्य बराबर आप क्या लिखोगे, देखिए जितने भी नंबर होते हैं उनका प्लस करते हो, यानी कि योग करते हो ऊपर, ठीक है योग करते हो ना, और जितने नंबर ऑफ टर्म होते हैं उनको लिखते हो कि नहीं, जितने आपके नंबर हो, कुल नंबर, कुल संख्या यहाँ लिखते हो, क्या लिखते हो, कुल संख्या लिखते हो। ये आपका फार्मूला होता है, ये तो आप डिटेल में पढ़ ही चुके होंगे, तो शॉर्ट तरीका है। अब देखिए कुल नंबर आपके 1 से 10 तक के प्लस कर लीजिए, यानी कि हम यहाँ से 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 प्लस करेंगे यहाँ पर, और नीचे आ जाएंगे। कितने नंबर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 नीचे कर दीजिए आप। ठीक है ना। जब इनको आप प्लस करो कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 55 आ जाएगा, क्योंकि हम इसको जोड़ चुके हैं। और नीचे आप 10 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा आपका आंसर। यदि आपको 5.5 देखिए मैच नहीं कर रहा होगा तो 5.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं। देखिए पॉइंट के बाद 5 आ रहा है, ठीक है ना, और इसको आप 6 ही कर लीजिए। ठीक है ना। तो आपका आंसर देखिए किससे मैच हो जाएगा, आंसर नंबर आपका C से मैच हो जाएगा, इससे 4 का भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है बिंदु P2-3 और 10, के बीच की दूरी 10 मात्रक है, यानी 10 यूनिट दिए गए, तो y का मान बताइए। डिस्टेंस फार्मूला यूज कर दीजिए। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, मान के चलिए हमारे 2 बिंदु दी गई हैं P, क्यों, तो डिस्टेंस फार्मूला हम यहाँ से लगा देंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर, प्लस लगाइए y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला होता है। अब देखिए x1 किसको मानेंगे, इसको x1 मानेंगे, इसको x2, इसको y1, इसको y2 मान लीजिए। तो यहाँ देखिए PQ, यानी PQ का मात्रा आपको पहले दे दीजिएगा 10 यूनिट, यहाँ रख दीजिए 10 इक्वल टू लगाइए, यहाँ से रूट लगाइए, x1 की जगह हम क्या रखोगे 2, फिर माइनस लगाइए, यहाँ क्या लिखा है 10, यहाँ लग दीजिए 10 का होल स्क्वायर, प्लस लगाइए यहाँ पर y1 कितना है हमारा -3, और y2 कितना है आपका माइनस का, यहाँ से y हो जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस तो हमारा फार्मूला वाला है, इसका भी कर दीजिए होल स्क्वायर। इधर रूट लगा तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर। और इधर देखिए हमारा यदि हम रूट का स्क्वायर करें तो हमारा रूट कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 2 - 10, चलिए एक बार और लिखे दे रहे हैं, प्लस में 3 - y का हो जाएगा, ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा ना। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, इक्वल टू में देखिए 10 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा 8, यदि 8 का स्क्वायर करोगे यानी 8 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, यहाँ से 64 आ जाएगा ना, प्लस यहाँ लगा दीजिए 3 - y का लगा दीजिए यहाँ पर होल स्क्वायर। ठीक है ना। अभी देखिए इसको हम ट्रिक सॉल्व करेंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे ना, अभी उनको ट्रिक बताते हैं। 64 को इधर लेकर आ जाइए, तो 100 माइनस में हो जाएगा 64 बराबर क्या बचा है यहाँ से -3 - y का होल स्क्वायर। इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 36 बराबर में -3 - y का होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे a - b का a + b का होल स्क्वायर यूज करेंगे, तो डिटेल में हो जाएगा ना। तो क्या करना है आपको, शॉर्ट तरीका समझना है। शॉर्ट तरीका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, ये शॉर्ट तरीका है। ठीक है ना। और इधर से भी क्या हो जाएगा 3 - y का हो जाएगा ये होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर खत्म करिए, तो 6 बराबर हो जाएगा -3 - y के। जब दोनों तरफ स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार प्लस जाएगा एक बार माइनस जाएगा, इधर आप रूट लगाएंगे तो समझ रही बात को। अब देखिए एक बार क्या रखना है आपको, प्लस का 6 रखना है, इक्वल टू में -3 - y लगा देना है। एक बार आपको माइनस का 6 रखना है, इक्वल टू में -3 - y लगा देना है। देखिए जब प्लस का 6 है तो 3 को इधर लेकर आएंगे तो 6, और ये माइनस का 3 है ना, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 3, इधर क्या बचा केवल आपका माइनस का y बचा, तो 6 3 कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 9 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस का y, तो माइनस इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 9 बराबर हो जाएगा y की। थोड़ा सी लॉन्ग क्वेश्चन हो गया है। अब देखिए इधर माइनस का 6 है, इधर लेकर आएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, इधर क्या बचा केवल आपका माइनस का y बचा, तो 6 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा माइनस का 3 बराबर हो जाएगा माइनस के y के, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 3 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा आपका y के आ जाएगा। तो एक आपका हो जाएगा -9, एक हो जाएगा आपका 3 आंसर। देखिए किससे मैच हो जाएगा आपका आंसर, -9 3 आंसर नंबर आपका देखिए बी से मैच हो रहा है ना, हाँ बी से आपका मैच हो रहा है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को, इस प्रकार आपको करना है। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, इसको थोड़ा हम और छोटा कर देते हैं। चलिए किस प्रकार हमने किया है, डिस्टेंस फार्मूला लिखा हुआ है, उसके बाद हमने इसको किया है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है प्रथम 10
अभाज्य पूर्णांकों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिल गया आपको। तो यहाँ से आपको फार्मूला वही लग जाएगा जो अभी हमने ऊपर लगाया था, मध्यिका वाला फार्मूला, समांतर माध्य, इसका भी मध्यिका निकालना है आपको, ठीक है ना। तो मध्यिका, चलिए हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं मध्यिका। देखिए क्या होता है आपका कुल योग ऊपर लिखते हैं, क्या लिखते हैं ऊपर लिखते हैं आप यहाँ पूरा कुल योग लिखते हैं, कुल योग, और नीचे क्या लिखते हैं आपकी कुल संख्या लिखते हैं, ठीक है ना, टोटल नंबर और टोटल सम ऑफ द नंबर, ठीक है ना। तो देखिए कुल योग करेंगे तो देखिए 10 अभाज्य संख्या बतानी है, कितनी बतानी है 10 अभाज्य संख्या बतानी है ना। और देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्या तो कहाँ शुरू हो जाएंगे अभाज्य संख्या, 2 + 3 जो स्वयं से काटते हैं, ठीक है ना, उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। 3, 4 के बाद 5, फिर 6 के बाद 7 हो जाएगा, प्लस करते रहिए, 7 के बाद 9 तो कट जाता है, 11 आ जाएगा, 11 के बाद 12 13 हो जाएगा, 13 के बाद 14 15, 16 के बाद 17 आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा, 20 21 22 23 हो जाएगा, प्लस 24 25 26, 24 कट जाता है, 25 भी कट जाता है, 26 भी कट, 27 आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी 27 के बाद 29 आ जाएगा। देखिए जोड़ लीजिए कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई ना। अब नीचे कितना लगा दीजिए आप, कितनी संख्या है 10 ही तो है, 10 हमने भाग दे दिया 10 में से, सभी को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 129 आ जाएगा, बटे में लगा दीजिए 10, सभी को जोड़ लेंगे, देखिए 10 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 12.9 आ जाएगा, और 12.9 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से 13 लिख सकते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 13 करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए मैच कर लेते हैं, किससे आपका मैच हो रहा है, देखिए यहाँ पे यदि आप मैच करोगे तो हमारा देखिए 1 12 और 0 4 आ रहा है, तो आपका आंसर नंबर 12 भी लगा सकते हैं जब आपका ऑप्शन में नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को, इस प्रकार कर लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 26 और 91 या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो एचसीएफ और एलसीएम तो आप जानते ही होंगे निकालना। चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कह रहा है ना, तो निकाल लेते हैं। यहाँ से लिख देते हैं 26 और 91, तो आप साथ ही निकाल लीजिए, तो अलग अलग, चलिए अलग अलग निकाल लेते हैं, 2 से काटेंगे यहाँ से कितना, चलिए हम डायरेक्ट ही लिख दे रहे हैं। यहाँ से यदि आप इसका गुणनखंड पहले निकालेंगे, देखिए 26 का निकालेंगे तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 × 13 आ जाएगा, 13 नहीं 26 इतना ही आएगा। और यदि आप 91 का निकालोगे तो 91 कितना आ जाएगा, 7 × 13 आ जाएगा, 13 से 91 बहुत ही छोटा था ना। अब देखिए यदि आप इसका एलसीएम निकालने की जाओगे तो एलसीएम क्या रखोगे बताइए, देखिए एलसीएम क्या रखोगे, 2 रखोगे, 13 रखोगे और 7 रखोगे। ऐसा हमने क्यों कहा कि देखिए, और यदि आप एचसीएफ रखोगे तो एचसीएफ हमारा क्या होता है, हायर कॉमन फैक्टर, जो हमारा कॉमन आ रहा है, बताइए इसमें कॉमन आ रहा है ना 13, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 13 हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। अब रही बात एलसीएम की, जो हम एचसीएफ में नहीं लेते उसको हम एलसीएम में लेते हैं। देखिए एलसीएम में क्या निकालोगे, एलसीएम में लिखोगे आप 2 और 13 तो लिखोगे ही लिखोगे, और आपको 7 भी लिखना होगा, क्योंकि देखिए हम एक बार 13 ले चुके हैं तो आपको 13 दोबारा नहीं लिखना है, केवल आपको 7 लिखना है, क्योंकि हम क्या लिख इसमें लो कॉमन, ठीक है ना, लो कॉमन, जिसमें आपका लो जो सबसे संख्या लो हो उसको लिखते हैं, ठीक है ना। तो 2 13 और 7 हो जाएगा, तो देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 से 91, 91 2 कितना हो जाएगा यहाँ से 182 हो जाएगा। तो आप देखिए किससे मैच हो रहा है ये 13 182, 13 182 आपका आंसर नंबर बी से मैच कर रहा है। देखिए एलसीएम और एचसीएफ को हमने एकदम अच्छे तरीके से वीडियो आपको बना के दे दिए हैं। हम सोच रहे हैं कितनी भी फास्ट तरीके से आपको बताने की कोशिश करें ताकि आप लोग भी फास्ट कर सकें पेपर में, ठीक है ना, क्योंकि आपको एमसीक्यू थोड़ा जल्दी ही करना होगा। उसके बाद आपका रिटर्न भी पोर्शन बहुत ही होता है मैथ के लिए, और मैथ में आप जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी पेपर करिए, बस आपको गलत नहीं करना, समझ गया ना। चलिए नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पी के किन मानों के लिए समीकरण की जोड़ी है। आपको देखिए पी का किन मान बताना है, कौन से मानों के लिए समीकरण की ये अद्वितीय हल है। क्या है अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल कब होता है, जब आपका A1 A2, देखिए यहाँ लिखकर बता देते हैं अद्वितीय हल कब होता है, जब आपका A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तभी अद्वितीय हल होता है। पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हम A1 क्या रखेंगे, जो हमारा x के पास रखा वो A1 हो जाएगा, जो y के पास रखा वो B1 हो जाएगा, और जो ये लिखा है तो हमारा क्या हो जाएगा C1 हो जाएगा। देखिए हम तो C1 की जरूरत है नहीं, तो A1 क्या हो जाएगा यहाँ से 4, और B1 क्या हो जाएगा, जो आपको दूसरी संख्या पे दूसरी इक्वेशन पे लिखा हो, जो हमारा क्या हो जाएगा आपका A2 हो जाएगा। यहाँ रख देंगे 2 नॉट इक्वल टू लगाएंगे, और P हमारा यहाँ रख दीजिए B1 में, और B2 में क्या रखेंगे यहाँ पर आपका 2 रख देना है। समझ गए बात को, इस प्रकार आपको करना है। अब देखिए जब नॉट इक्वल टू तो अभी रहने दीजिए, हमको क्या निकालना है, इसका अद्वितीय हल के लिए जोड़ी बताना। तो जोड़ी कितनी हो सकती है, देखिए आपको ऐसे लिखा रहने देना है, इसका गुणा इससे करा देना, इसका गुणा इससे कराना। देखिए आप डायरेक्ट काट भी सकते हैं इसको, तो 2 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 2/1 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू P/में हो जाएगा 2, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे कराएंगे तो P1 जा P हो जाएगा, इक्वल टू लगा लेंगे, 2 का 2 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा आपका 4, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 4। तो 4 किससे मैच कर रहा है, आंसर नंबर डी से मैच कर रहा है। इस प्रकार आपको कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, चित्र में AD परपेंडिकुलर BC हो तो AB² + CD² का मान बताइए।
क्या करा ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर का मान। तो देखिए बहुत ही आसान है। यदि आप इस इक्वेशन में देखो, इस फिगर को देखो तो देखिए इस फिगर को आप ऐसे रख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब आपको कुछ दिख रहा है क्या, ये देखिए यदि आप इसको बंद कर दो तो ये त्रिभुज क्या दिख रहा है, पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा देंगे आसानी तरीके से। यदि आप इसको बंद कर दोगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम आसानी तरीके से लगा दोगे ना, तो बस यही काम आपको कर देना है, तो आपका आंसर यहाँ से करेक्ट होकर आ जाएगा। ठीक है ना। और एक बात देखिए, जब आपको किसी त्रिभुज में, आपको हमने बताया था ना, जब आपका एक त्रिभुज ऐसे करके बना हो और ये बीच से एक लाइन कट रही हो तो जितनी भुजा ये होगी उतनी भुजा ये भी होगी। तो यानी कि मतलब जितनी भुजा ये होगी उतनी भुजा ये भी आपकी होगी। तो आपको सीधा सीधा पहले लिख देना है। देखिए प्रूफ तो करना नहीं है, आपको आंसर बताना है। तो हम यहाँ देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं बी डी बराबर क्या रख देंगे, यहाँ से सी डी रख देंगे। ठीक है ना। अब यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए एक एक करके। पहले आप त्रिभुज ए बी सी में इसमें लगाइए, ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में जब आप थ्योरम लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर बराबर आप क्या लिखोगे बताइए, ए बी स्क्वायर बराबर आप क्या लिखोगे, बी डी के स्क्वायर प्लस ए डी के स्क्वायर। तो यहाँ से लिख देंगे हम बी डी स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है ना। ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। उसी प्रकार देखिए, जगह नहीं तो उसको हम छोटा कर दें ताकि आपको अच्छे तरीके से देख पाए। उसी प्रकार आप क्या रखोगे इस बार, ए सी स्क्वायर रखोगे इक्वल टू में क्या लिखोगे, यहाँ से सी डी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर रखोगे। क्या रखोगे, ए डी स्क्वायर रखोगे। अब देखिए ए डी स्क्वायर इसमें भी मिल रहा है, तो आपको निकालना क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर का मान बताना। ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो बताइए ए बी और सी डी कहाँ मिल सकते हैं हमको, बताइए ए बी और सी डी कहाँ मिल सकते हैं। देखिए ए बी तो हमको यहाँ मिल गया, सी डी कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सी डी को इधर लेकर आ जाएंगे, इसको उधर लेकर चले जाएंगे। क्यों हमने किया ऐसा, देखिए सी डी स्क्वायर इधर ले लाएंगे और ए सी को इधर ले जाएंगे। या तो आप इस प्रकार का लीजिए, नहीं तो ये माइनस में हो जाएगा। देखिए ये ए डी को इधर लेकर आ जाइए, तो ए सी स्क्वायर ए डी को इधर लेकर माइनस में ए डी स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या बचा, केवल आपका सी डी का स्क्वायर बचा। और यदि आप इसको और अच्छे तरीके से लिखो तो हम इसको लिख सकते हैं सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस में ए डी स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं ना, बताइए ऐसा लिख सकते हैं ना। बस आपको इसका मान बताना है। देखिए इसका मान बताना है तो यहाँ लिख दीजिए आप ए बी स्क्वायर प्लस में सी डी का स्क्वायर। अब देखिए ए बी की स्क्वायर का मान कितना है, बी डी। देखिए लिखा ना ए बी स्क्वायर का मान बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे हम बी डी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस लगाएंगे सी डी स्क्वायर का मान कितना है, ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे हम ए सी स्क्वायर माइनस में ए डी का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है ना। अब देखिए ये भी ए डी स्क्वायर, ये भी ए डी स्क्वायर, तो हमारा कट जाएगा। क्या बचा केवल यहाँ से आपको यदि देखना है तो क्या बचा, केवल आपका बी डी का स्क्वायर बचा प्लस में ए सी का स्क्वायर बचा। अब मैच कर लेते हैं, मिल रहा है क्या हमारा कहीं से, देखिए बी डी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। देखिए पहले आंसर सही मिल रहा है तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार आपको कर लेना है। देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना है। तो वीडियो रोक कर आप इसको बताइए, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। बस आपको तो इसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत तो है नहीं। एक घन का आयतन कितना दिया गया, तो मान लीजिए एक घन है हमारा, ऐसे करके हम देखिए क्यूब बना लेते हैं एक। तो घन के आयतन के बराबर क्या होता है, देखिए हमने घन बना लिया, घन के आयतन बराबर क्या होता है, हम मान लीजिए सभी इसकी भुजाएं क्या है ए, तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। क्या होता है, ए क्यूब। तो ए क्यूब बराबर आपका मान लीजिए क्या दिया गया, देखिए भुजा हमने क्या मान लिया ए, तो मान लीजिए जब हमने भुजा ए मान लिया है तो भुजा का क्यूब ही तो होता है, तो भुजा का घन। तो इसके बराबर आपको क्या दिया गया है, 1331 दिया गया है। तो आपको 1331 मान के चलिए क्या निकालना होगा, पहले आपको भुजा निकालना होगा, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ यदि आप निकालोगे तो उसका फार्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है ना। इसके लिए भी क्या चाहिए आपको, भुजा ही चाहिए, यानी कि 6 गुणे में भुजा का क्यूब हो, सॉरी स्क्वायर होता है यानी वर्ग होता है। इसके लिए भी भुजा चाहिए। तो भुजा किस प्रकार निकाल सकते हैं, देखिए इसके पहले आपको फैक्टर निकालना होगा। तो यदि आप इसके फैक्टर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 11 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए हमारा 1336 किसका क्यूब है, 11 क्यूब है। तो क्यूब से क्यूब काट दीजिए, तो भुजा को क्या पता चल गई, यहाँ से 11 पता चल गया। ठीक है ना, 11 पता हो गई। तो बस यहाँ फार्मूले में रख दीजिए, क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला ये होता है 6 इंटू में भुजा कितने निकाला आपने, 11, तो यहाँ रख दीजिए 11 का स्क्वायर। तो 6 गुणे में 11 का स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा यहाँ से 121। तो 6 से इसका गुणा करा लीजिए, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 कम 6 1 7 यानी 726 आपका ये हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इस प्रकार करना है। देखिए 2 से 3 स्टेप में आप इसको जल्दी सॉल्व किया करिए। डिटेल में तो आपको करना नहीं है कि फार्मूला लिखना है, ये सब करना है, क्योंकि एमसीक्यू दिया गया है। अब देखिए जब आपका इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, एमसीक्यू से हट करके जब आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपको डिटेल में लिखना है कि ये हमारा इसका फार्मूला है, ये हमारा इसका फार्मूला है, हमारा पृष्ठ का फार्मूला। इस प्रकार आपको डिटेल में बताना है। समझ रहे हैं ना बात को। एमसीक्यू आ जाए तो आपको डिटेल में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है।
tan A बराबर दिया गया है cot B, तो A प्लस बी का आपको मान बताना है। यहाँ पर क्या बताना है? A प्लस बी का मान बताना है। तो इसके लिए क्या करोगे? कुछ नहीं करना, ये एक फार्मूला आपको हमने बताया होगा, यदि आपको पता हो। यदि हम देखिए tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan थीटा को लिख सकते हैं हम cot 90 माइनस थीटा। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला पता होना चाहिए। इस तरह के देखिए साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ये सारे फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सेम फार्मूला आप इसमें लगा दीजिए। यहाँ दिया है tan A बराबर आपको दिया गया है cot B दिया गया है, तो किसी एक को चाहे इसको बदल लीजिए चाहे इसको बदल लीजिए, हम एक को बदल ले रहे हैं। देखिए हम tan A को क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस में A लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए थीटा की जगह हमने थीटा ही तो लिखा है, ठीक है ना। देखिए हमने इसको बदल लिया है इस प्रकार, इधर लिख देना आपको cot B लिख देना है, ठीक है ना। अब देखिए कॉट इधर भी काट दीजिए, तो 90 माइनस ए बराबर आपका क्या हो जाएगा? आपका यहाँ से b बचेगा। एक उधर लेकर जाइए तो 90 बराबर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से b, और ए उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यदि आप देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी बराबर हम लिख सकते हैं इसको 90 डिग्री लिख सकते हैं। डिग्री लगा लीजिएगा। तो आपको बताना भी क्या था? a प्लस बी का मान बताना था। a प्लस बी बराबर हमें कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है, तो 90 डिग्री लिख दीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार आपको इसको बता देना है ना। आसान क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए, कह रहा है 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाकार स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई कितनी है? 4 मीटर है। कितनी है? 4 मीटर है। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया कितनी हो रही है? 28 मीटर हो रही है। तो मीनार की क्या बताना? आपको ऊंचाई बताना है। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे लोग कि शायद उसको करने हाइट एंड डिस्टेंस फार्मूला करने लगे इसमें। तो आपको इसमें कोई फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल चैप्टर या 3 या 4 का ये क्वेश्चन है। कैसे देखिएगा, थोड़ा सा हम पेज ले लेते हैं यहाँ पर। बस आपको क्या करना है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। देखिए कह रहा है 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाकार स्तंभ की भूमि पर छाया। देखिए 6 मीटर मान लीजिए क्या हमारा एक ऊर्ध्वाकार स्तंभ है, तो 6 मीटर एकदम सीधा स्तंभ बनाइए आप पहले तो, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ बनाते हैं। 6 मीटर मान लीजिए हमारा क्या है? एक ये स्तंभ खड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद भूमि पर छाया कितनी है? 4 मीटर है। तो यहाँ से हम देखिए इससे थोड़ा छोटा बना लेंगे, 4 मीटर। देखिए थोड़ा इसको हम बड़ा बनाएंगे, ठीक। अब कह रहा है जबकि उसी समय एक मीनार की छाया लंबाई 28 मीटर पड़ रही है। देखिए इसी में क्या पड़ रही है? 28 मीटर। देखिए छाया ही तो है, ये छाया ही गिरे है ना, इसकी छाया इसमें गिरी 4 मीटर। अगर ठीक उसी समय 28 मीटर छाया हो रही है, तो देखिए इससे थोड़ा सा हम 28 मीटर बना लेंगे। मान लीजिए यहाँ से ये बढ़ के यहाँ से हो गया 28, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने 28 मान लिया है। और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार हम यहाँ से करके ऐसे एक मीनार बना लेंगे। ऐसे हमने एक मीनार बना लिया है, ठीक उसी समय बताना है ना मीनार को। तो यहाँ से हमें एक ऐसे करके यहाँ से लंबाई बना लेते हैं। अब मान के चलते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हमारी कितनी दूरी है? 28, क्योंकि देखिए छोटा पड़ रहा था ना। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ से पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? 28। और यहाँ से हमने एक मीनार बनाया, इसको भी ऐसे करके हम मिला लेंगे। शायद अब ये क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो, फिर समझाते हैं। देखिए कह रहा है 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाकार स्तंभ। देखिए 6 मीटर हम एक स्तंभ बना लिए। भूमि पर छाया कितनी हो रही? 4 मीटर। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा दूसरा पेन ले लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं डिटेल में। ये देखिए एक स्तंभ की बात हो रही 4 मीटर, ठीक है ना, और ये 6 मीटर की बात हो रही। कह रहा ठीक उसी समय एक 28 मीटर वाला भाई आ गया। तो 28 मीटर के देखिए क्या आ रहा है? एक मीनार आ रहा है। तो यहाँ से देखिए यहाँ तक हमारे 28 मीटर की छाया पड़ रही है। तो 28 मीटर से जस्ट थोड़ा सा बड़ी ऊपर स्तंभ ये मीनार बना होगा, क्योंकि देखिए जब ये 4 मीटर बना तो 6 मीटर लंबाई है। तो यदि अब ये 28 मीटर होगा तो इससे थोड़ा सा लंबी ही तो क्या हो जाएगी? इसका ऊपर का बनेगा ये हाइट होगी। इसको मान लेते हैं हम यहाँ से x। अब सभी नामकरण कर लीजिए। इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए c, इसको मान लीजिए d, इसको मान लीजिए e मान लीजिए, ठीक है ना। इस प्रकार हमने इसको मान लिया है। यदि आप देखो इसमें आपको 2 त्रिभुज दिख रहे होंगे। एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा a b d दिख रहा होगा, और दूसरा त्रिभुज आपको क्या दिख रहा होगा? यहाँ से आपको दूसरा त्रिभुज दिख रहा होगा c e d। तो यहाँ से हमने c d e लिख लिए। चलिए देखिए हमने लिखा a b c, और दूसरे हमने क्या लिख दिया? यहाँ से e c d लिखना था हमको। चलिए ठीक है ना। अब देखिए जब आपको यहाँ से 2 त्रिभुज दिख रहे हैं तो आपको पहले क्या दिख रहा होगा? यदि आप देखो तो यहाँ से आपका जितना एंगल ये बन रहा है उतना एंगल ये भी बन रहा है, क्योंकि आपको देखिए क्या निकाल? x का मान निकाल। एकदम शॉर्ट तरीके से आपको बताएंगे, बस आपको समझ में आना चाहिए। बस आपको समझा देते हैं ना, तो आप शॉर्ट तरीके से अपने मन से कर लीजिएगा, डिटेल में तो देना नहीं है। और डिटेल में भी आ जाए तो 3 से 4 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा आपका, 4 नंबर से कम नहीं मिलेगा। 90 तो यहाँ पर भी 90 होगा, और ये एंगल आपका कॉमन है, दोनों में आ रहा है। देखिए एंगल डी, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एंगल ए बी डी इक्वल टू में एंगल
ई सी डी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 90 डिग्री हो रहा है। उसके बाद एंगल डी इक्वल टू में एंगल डी आपका क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, कॉमन हो रहा है ना। तो आप यहाँ डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा, यानी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ई सी डी के हो जाएगा। ठीक है ना। जब ये इतनी बात हो जाएंगी तो आप इसमें लिख सकते हो ए बी अपान में ई सी लिख सकते हो ना, इक्वल टू में बी डी अपान में, देखिए हमने देखी इससे से देखिए इसी में देखिए त्रिभुज मत भूल जाइए। अब ए बी नीचे हमने क्या लिखा, ई सी लिखा इसके। अब देखिए हमने लिखा बी डी, तो बी डी के नीचे क्या लिखेंगे, ई सी डी लिख देंगे, इक्वल टू लगा देंगे। अब ये हम क्या लिख देंगे, ए डी, तो ए डी अपान में हमने क्या लिख दिया, ए डी लिख दिया। ऐसा हमने क्यों किया था कि हमको ए बी की लंबाई चाहिए, तो देखिए ए बी हम उसी प्रकार लिख देंगे। और यदि आप देखो तो ई सी की आपको पता है 6, तो यहाँ लिख दीजिए 6, इक्वल टू लगा लीजिए। बी डी आपको पता है क्या, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 28, यहाँ रख दीजिए आप 28। और सी डी कितना है, सी डी हमारा कितना है 4 है, तो यहाँ रख दिया हमने 4 रख दिया। ठीक है ना। 4 का नाम 4, 4 7 28 से काट दीजिए, तो ए बी बटे में 6 बराबर में 7 बटे में हो जाएगा 1, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 7 42, 42 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आप देखिए समझाने में थोड़ा टाइम लगा, बस आप 2 ही स्टेप में इसको आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, 2 ही स्टेप में बस इस प्रकार आपको कर लेना है। त्रिभुज बनाना आ गया तो चलिए नोट करिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कह रहा है संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड होगा, तो अभाज्य गुणनखंड तो बहुत ही आसान निकालना। चलिए यहाँ निकाल देते हैं 156। पहले आप इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा कितना आ रहा है। चलिए अब निकालते हैं, 2 से काटेंगे, 2 से 2 8 16, ठीक है ना। फिर 2 से काटिए, 2 ताई 6, 2 नाई 18 हो जाएगा। फिर 3 से काटिए, फिर 13 से काटिए, 1 आ जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ से आपका 2 बार, तो 2 की पावर हो जाएगा 2, गुणे लगाइए। 3 कितनी बार आ रहा है 1 बार, और 13 कितनी बार आ रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपको 2 की पावर 2 3 13। किससे मैच कर रहा है आपका आंसर, इससे तो मैच नहीं कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, तो आंसर नंबर आपका भी सही हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं, 26 और 104 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम बताइए। देखिए 2 बार एचसीएफ और एलसीएम का आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको इसको साधारण नहीं लेना है, इसे हम सीरियसली लीजिएगा। ठीक है ना। देखिए 26 और 104, तो यहाँ से हम 26 का निकाल लेते हैं। 26 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, बस इतना ही आ जाएगा। और 104 का निकालेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 एक कम, 2 दुनाई 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दुनाई 4 और 2 छाक 12, फिर 2 से काटेंगे 13 आ जाएगा, फिर 13 से काटेंगे 13 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यदि हम 26 को लिखेंगे तो 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे में 13, और 104 को लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 13। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम को तो आपको पता ही होगा, सबसे ज़्यादा किसकी पावर कितनी बार आ रहा है ये, तो इसको हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। इसमें नहीं लेंगे 2, क्योंकि हम देखिए इसको ले चुके हैं, सबसे ज़्यादा पावर इसी में ले चुके हैं ना। उसके बाद देखिए 13 भी आ रहा है, तो 13 को भी आपको ले लेना। देखिए हम 13 इसमें ले चुके हैं, तो आपको इसको नहीं लेना है। यदि इसकी 13 2 बार आया होता तो हम 2 बार 13 लेते थे। ठीक है ना, बस हो गया। तो इसको जैसे आप गुणा कराएंगे 13 3 39, और 2 दुनाई 4 3 12, और 12 गुणे कितना हो जाएगा, 12 3 36, 12 का नाम 12 3 कितना हो जाएगा 15, 156 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा यहाँ से, सॉरी फिर से मैच कर लेते हैं एक बार। ठीक है ना। अब देखिए 156 कैसे आ गया, नहीं तो यहाँ 3 की जगह हमने सॉरी 2 की जगह में 3 लिख दिया था, तभी तो हमारा आंसर नहीं मैच कर रहा था। ठीक है ना। देखिए 13 दुनाई 26, 26 दुनाई 52, 52 दुनाई कितना हो जाएगा यहाँ से बताइएगा, 13 दुनाई 26, 26 दुनाई 52, 52 दुनाई कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा भाई। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आपको 104 आ जाएगा एलसीएम। अब रही बात एचसीएफ की, तो एचसीएफ तो आपको सबको पता है क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, 2 मैच भी कर रहा है, और यहाँ से आपका 13 भी मैच कर रहा है, तो 2 इंटू में 13 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 13 दुनाई 26, तो 26 104 आपका कहाँ पर आ रहा है, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना। चलिए नोट करिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आपको पूछ लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर आपको क्या दिया गया 0, तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान आपको बताना है। देखिए इसको करने के लिए 2 से 3 तरीके हैं, बस सबसे आसान तरीका उसको समझिएगा। कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो क्या करना आपको, साइन थीटा, और देखिए हम यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा बराबर है आपके क्या है 0 के। देखिए क्या करिए, या तो आप कॉस थीटा को उधर भेज दीजिए,
ठीक है ना। और या तो क्या करिए आप cos थीटा को दोनों में भाग दे दीजिए। हम देखिए cos थीटा से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें भी cos थीटा का भाग देना है, इसमें भी cos थीटा का भाग देना है और इसमें भी cos थीटा का भाग देना है। ठीक, तो यहाँ देखिए साइन बटे में cos थीटा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 0, 1 को इधर ले जाइए। तो देखिए पहली बात तो ये समझिए साइन अपान में cos क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ देखिए tan थीटा रख दिया और 1 को इधर लेकर जाएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से 1। ठीक, तो tan थीटा का मान आपको कितना पता चल गया 1। और यदि आप देखो तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, यदि आपको थीटा का मान पता चल जाए तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं इसका मान। यदि थीटा का मान पता चल जाए तो आप आसानी से बता सकते हो ना। देखिए तो यहाँ देखिए 1 हमारा किस में होता है, tan 45 में होता है ना। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो देखिए tan से tan को काट दीजिए तो यहाँ से 1 इक्वल, सॉरी ये तो 1 का कोई काम ही नहीं है बीच में, अब इसके इक्वल टू मैंने इसको लिख दिया है। तो थीटा का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 45 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा थीटा का मान 45 डिग्री। नहीं समझ में आई बात, फिर से समझिए। हमने लिख दिया इसको tan थीटा 1 को हमने क्या बना दिया, tan 45 बना दिया है। तो tan से tan का हमने काट दिया, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45। तो थीटा का मान आपको 45 पता चल गया तो यहाँ रख दीजिए साइन 4 की पावर थीटा की जगह लिख देंगे 45 लिख देंगे, फिर प्लस लगा देंगे, इसको और ऊपर लेकर चलिए प्लस लगाएंगे, cos 4 की पावर 45 लिख देंगे। ठीक है ना, इसका मान आपको बताना है। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ से आपकी 4, प्लस लगाइए cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो यहाँ लिख दीजिए इसकी पावर भी √2 लिख दीजिए। अब देखिए सॉरी √4। अब हमें एक को सॉल्व करेंगे, आपको दोनों को सॉल्व करना होगा। ठीक है ना, एक को सॉल्व कर लेंगे कि देखिए इसमें भी पावर वही लगी, इसकी भी पावर वही लगी है। तो 1/4 सॉरी 1/2 रूट में लिखा है, इसकी पावर लगी है 4। इसको किस प्रकार लिख सकते हैं 1/√2 गुणे 1/√2 गुणे 1/√2 गुणे 1/√2, इतना लिख देना है आपको। देखिए √2 से √2 सॉल्व करोगे, देखिए ऊपर तो एक ही रहेगा। ठीक है ना, √2 से √2 को सॉल्व करें कितना आ जाएगा 2, फिर रूट से रूट को सॉल्व करें कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 2, और 2 से 2 को गुणा कराओ कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है ना, 1/4 आ जाएगा ना। तो यहाँ से आपको लिख देना है 1/4 प्लस में इसको भी लिख देना है 1/4 आ जाएगा आपका। समझ गया ना, इस प्रकार इस प्रकार हमने किया है इसको जैसे एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे 4 और 1 + 1 ऊपर दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2/4। 2 से इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 1/2 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। किससे मैच कर रहा है देखिए आपको 1/2 बी मैच कराना 20 ऑप्शन से, ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बिंदु 3,4 की वाई अक्ष से दूरी होगी। देखिए जब आपको देखिए वाई अक्ष पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका वाई 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा। ठीक है, जब आपको एक्स पूछ लिया जाए तो आपको x 0 करके वाई को बता देना है आंसर। समझ रहे हैं ना बात को, जब आपको वाई पूछा जाए तो आपको एक्स की वैल्यू बता देना, ये एक्स कमा वाई तो होता है। ठीक है ना, ये एक्स होता है ये वाई होता है। वाई पूछा गया है तो इसको मान लीजिए 0, तो कितना आ जाएगा 3। जब आपको एक्स पूछ लिया जाता है तो कितना आ जाता है आंसर आपका 4 हो जाता है। बस इतना दिमाग लगाना है, बस इसमें कुछ नहीं करना। आगे देखिए क्या कर रहा है, 52 पत्तों की फेंटी गई ताश, यानी ताश को थोड़ा सा लुसाया जाता है यानी फेंटा जाता है, गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो इसके इक्के नहीं होने की प्रायिकता, यानी कि इक्के नहीं होना चाहिए और चाहे जो पत्ता आ जाए। ठीक, तो देखिए यदि आप जानते होंगे तो 52 पत्ते होते हैं और 52 में क्या होता है सभी 4-4 पत्ते होते हैं। ठीक है ना, तो इक्के भी कितने हो जाएंगे आपके, इक्के भी कितने हो जाएंगे यहाँ से 4 हो जाएंगे। ठीक है ना, अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, प्रायिकता निकालना है आपको। क्या निकालना है प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रायिकता की दिया फार्मूला लगाओ तो बताइए यहाँ देखिए ना होने की प्रायिकता लगा देंगे, बटे में कुल जितने पत्ते होंगे उनका लिख देंगे। ठीक है ना, तो यदि आप देखो तो कितने पत्ते नहीं होने की संभावना है 4, तो यहाँ लिख देना आपको 52 माइनस में 4 बटे में कुल नंबर कितने, कुल पत्ते कितने यहाँ से आपके 52 है। इस प्रकार आपको करना है। तो 52 से 4 घटाओ कितना आ जाएगा 48 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ से 52 हो जाएगा ना। यदि आप इसको काटोगे किससे कट जाएगा ये 4 दूनी 8, 4 एक नाम 4, 4 दूनी 8 बटे में 4 एक नाम 4, 4 3 12, यानी कि 12/13 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इस प्रकार इसको सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। आगे देखिए कह रहा है समीकरण a1x b1y और c1, ये देखिए इसी फार्मूले का हमने अभी यूज किया था ना पिछले वाले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का हमने किस में यूज किया था अभी फार्मूले का, यहाँ पर यूज किया था। देखिए ठीक है ना, यहाँ पर भी यूज आया और ऊपर भी एक बार यूज आया हुआ है। तो ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के समीकरण आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए क्या कर रहा है
अगर समीकरण a1x b1y और c1 तथा 0 है तथा a2x b2y और प्लस c2 इक्वल टू भी 0 है तो प्रतिच्छेद करने की शर्त बताइए। क्या करना है? प्रतिच्छेद करने की शर्त। और जब आपका प्रतिच्छेद करता है तो क्या होता है? लाइन बाय लाइन इसमें कोई संगत नहीं होती, ठीक है ना, असंगत होते हैं, कोई हल नहीं होता, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, नॉट इक्वल टू c1/2 ठीक है ना। इसमें कोई आपकी संगत नहीं बनती है और कोई भी हल इसका नहीं होता। अब देखिए आपका लास्ट MCQ में बचा हुआ है द्विघात समीकरण ax² + bx + c। ये भी देखिए आपका पूछा गया है के लिए निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यक है। इसमें से बताइए कौन सी शर्त आवश्यक है। देखिए एक एक करके हम सभी को आपको बता देते हैं। यदि आप द्विघात समीकरण जानते होगे तो क्या होता है? ax² + bx + c, ठीक है ना। इसमें से कौन सी शर्त आवश्यक है? देखिए जब भी कभी आपका एक फार्मूला होता है, कोऑर्डिनेट फार्मूला, ठीक है ना, -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक क्या होता है फार्मूला? ये होता है यदि आप देखो, यदि हमारा b 0 हो जाए, क्या 0 हो जाए? b 0 हो जाए 0, तब भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। b 0 हो जाए तभी इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि देखिए सभी में 0 आ रहा है, आपको बताना किस में। अब देखिए यदि आपका a 0 हो जाए, यदि आपका देखिए a बराबर 0 हो जाए, क्या हो जाए? 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमको क्या होना चाहिए कि a नॉट इक्वल टू में 0 के होना चाहिए, पहली बात तो ये हो जाएगी। यदि हमारा c 0 हो जाए, c बराबर हमारा 0 हो जाए, तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, केवल इतना ही 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यदि b 0 हो जाएगा तो केवल इतना ही 0 होगा, ठीक है ना, तभी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। पर यदि आपका a 0 हो जाए तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपका a नॉट इक्वल टू में 0 होना चाहिए, तभी ये आवश्यक है, ठीक है ना। तो आंसर नंबर आपका डी इसमें से करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गई हो सारे MCQ, तो बहुत ही अच्छी बात है। और वीडियो को लाइक करिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप सभी क्वेश्चन एक अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इनको अच्छे तरीके से आप करिएगा बैठ करके, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसको हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए नोट करिए, सभी क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, किस प्रकार करना है। थोड़ा सा इसको हम और छोटा कर दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना। चलिए नोट हो चुके हैं यहाँ तक। उसके बाद आगे देखिए जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको कराएंगे तो बहुत ही लॉन्ग वीडियो बन जाएगी, 3 घंटे से कम नहीं बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको समझाना भी है, करने में तो बहुत जल्दी हो जाएगा, पर आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से नोट करिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक करिए, शेयर करिए।